So, student, today we are going to discuss to start another very important topic and very important system, that is the renal system. बच्चों ये वाला जो तीन सिस्टम है मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि बच्चों इनको मेडिसिन का ट्राइएड बोला जाता है. आपका सीवीएस, रिस्पिरेटरी एंड द थर्ड वन इज द रीनल सिस्टम. दीज थ्री सिस्टम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्ट ही आपको इन्हीं तीन सिस्टम से करवाया है ताकि आपकी एक दफा अच्छी सी बेस बन जाए. उसके बाद फिर क्या है कि हम बाद में हीमा, जीआईटी, रिप्रो, एंडो उन सबको फिर हम इजीली कवर कर देंगे. ठीक है, इससे पता क्या होगा आपको, पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है ना, देखो अगर आप अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखो तो उसके अंदर हमने क्या करवाया था, आपके ब्लड के अंदर हम ऑक्सीजनेटेड और आपके ब्लड के अंदर हम ऑक्सीजन लेके गए थे और वहां से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला था. इट्स रिलेटेड विद द सर्कुलेशन. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन. उसके बाद हम वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए थे कहाँ पर, सर हमारे हार्ट के पास. और फिर हमने हार्ट को कहा था कि भाई पंप करके इसको क्या कर दो, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर दो ताकि जो मेरा हर टिश्यू है, हर सेल है, हर ऑर्गन है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए. जब उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया था तो आपके जो सेल्स थे उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर क्या रिलीज किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया था. और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए आपकी बॉडी से निकाल लिया था. बट आपके बच्चों जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिलीज करते हैं, जिसमें आपके पास यूरिक एसिड हो सकता है, यूरीमिया हो सकता है, उसके अंदर क्रेटिनिन हो सकती है, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन ब्रेक अमाइनो एसिड्स उससे हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं. अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए निकाल दी थी, लेकिन ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स बचते हैं इनको हम कहाँ से निकालेंगे. तो बच्चों उनको ही निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आपके रीनल सिस्टम की. तो जिस ब्लड को हमने ऑक्सीजनेट करके पंप करवा के सेल को टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देके वहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकाले थे, वो आज हमने क्या करना है, आपकी बॉडी से निकाल देने. और वो किस सिस्टम के जरिए हम करेंगे, दैट इज योर ब्यूटीफुल रीनल सिस्टम. बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है. देखो आप ना, अक्सर मैं आपको थोड़ा सा क्लिनिकली भी चीजों को रिलेट करके बताता होता हूँ कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है. तो अब जब भी किसी हॉस्पिटल में जाओ ना, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर, तो और तो कुछ नहीं, वो टेस्ट आपको लिख कर दें या ना दें, वो आपको दो टेस्ट जरूर लिख कर देते हैं. एक जी स्पूटम टेस्ट करवा लो, जिसको कहते हैं जी थूक का टेस्ट करवा लो, और दूसरा होता है जी पेशाब का टेस्ट करवा लो, मतलब यूरिन टेस्ट करवा लो. तो ये दो जो टेस्ट होते हैं ये बहुत मतलब कि ज्यादातर यही करवाए जाते हैं. तो चले, रिस्पिरेटरी सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, वहां से हमें आइडिया तो हो गया कि अगर स्पूटम के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आएंगी तो हम क्या चीजें सस्पेक्ट कर सकते हैं उस पेशेंट के अंदर. इसी तरह बच्चों, जब आप यूरिनालाइसिस करवाओगे, यूरिन कल्चर करवाओगे, वहां पर जो जो चेंजेस आपको नजर आएंगे वो किस वजह से नजर आएंगे, इंशाल्लाह वो हम सारी इस सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे. ये छोटा सा सिस्टम है, लेकिन इसकी एक तो फिजियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो तीन टॉपिक्स हैं, नेफ्रोटिक, नेफ्रिटिक सिंड्रोम एंड किडनी स्टोन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कब जनरल सा आइडिया आपके माइंड के अंदर क्रिएट होगा. आप देखो ना, अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर एसिडोसिस का क्या मतलब है, मतलब अल्कालोसिस कहाँ से आ गया है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस क्या है. तो बच्चों वो वाला टॉपिक भी आपकी रीनल सिस्टम का है. तो इंशाल्लाह इसकी फिजियो के अंदर जब हम वो एसिडोसिस और अल्कालोसिस वाला टॉपिक कर लेंगे तो आइंदा आपका वो वाला मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर हम एबीजीज भी बहुत ज्यादा करवाते हैं. अगर आप जाओ ना मेडिकल वार्ड के अंदर तो आप देखोगे कि हर ऑलमोस्ट हर पेशेंट की जो रिपोर्ट्स हैं उनके साथ एबीजी की रिपोर्ट जरूर लिखी होती है कि उसके अंदर जो पीएच की चेंजेस आ रही है ना उस पेशेंट के अंदर, वो साथ हम जरूर मॉनिटर करते हैं. चाहे वो सीकेडी का पेशेंट है, लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, रिस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है, वो एबीजी वाला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है. वो भी आपके सिस्टम, इसी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ना. बाकी किडनी स्टोन का तो आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर हर तीसरे चौथे बंदे को किडनी स्टोन बना होता है. स्पेसिफिकली जो फीमेल्स है इनके अंदर बहुत कॉमन है ये. तो इसको भी फिर हमने क्या करना, आपके इसी सिस्टम के अंदर बच्चों डिस्कस करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. और एक हमारे पास जो भी सिस्टम होता है बच्चों, हम उसको एक सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़ते हैं. अब पीछे वाले जो स्टूडेंट उन सबको आइडिया है कि जो भी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले उसकी एम्ब्रियो पे देखते हैं कि हमारे उस सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ पर आपका किडनी है और यूरिटर है स्पेसिफिकली, तो किडनी कैसे बनती है, यूरिटर कैसे बनता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं. फिर हम उसके बाद देखते हैं उसकी एनाटॉमी कि हाँ भाई किडनी के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और वो क्या क्या स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम फिर फिजियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. ब्लड सप्लाई क्या है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई क्या है, वीनस ब्लड सप्लाई क्या है, न्यूरॉन ब्लड सप्लाई क्या है, वो सारी ब्लड सप्लाई हम आपके एनाटॉमी में डिस्कस कर लेते हैं. फिर आती है भाई किडनी काम कैसे करती है, वो किडनी को हम किस तरह फंक्शन परफॉर्म करती है उसको हम फिजियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह फिल्ट्रेशन करती है, आपका ब्लड कैसे मूव करता है, वहां से फिर कैसे वो एक्सक्रीट होता है आपकी किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन कैसे करवाता है. तो वो सारा हम फिजियो में डिस्कस करते हैं. उसके बाद जब आपकी इस नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर जहां पर यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है, जहां पर आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, उसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए,
फिल्ट्रेशन प्रॉपरली ना हो, यहाँ को किडनी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, किडनी के अंदर कोई हमारे पास ट्यूमर बन जाए या स्टोन बन जाए, वो सारी बातें हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं, पैथो के अंदर। अब जब डिजीज पेशेंट में डेवलप हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बेटी फार्माकोलॉजी की। तो हम इसके लास्ट पे फार्मा पढ़ेंगे। तो ये बच्चों एक पूरा सिंक्रोनाइज तरीका होता है, पहले एनाटॉमी, फिर सॉरी एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, फार्मा, फार्मा के बाद फिर हम इसकी मेडिसिन पढ़ते हैं, मेडिसिन के बाद फिर हम लास्ट पे इसकी सर्जरी पढ़ते होते हैं। तो इन देखो इस पूरी चेन के अंदर ना, अगर आपका एक भी सब्जेक्ट वीक है ना, एक भी सब्जेक्ट वीक है, चाहे वो आपकी एम्ब्रियो हुआ, भाई अगर आपने एम्ब्रियो नहीं ना पढ़ी हुई, आप जितना मर्जी जोर लगा लो मेडिसिन के ऊपर, सर्जरी के ऊपर, जब तक आपको बेसिक फॉर्मेशन किस तरह है वो नहीं पता होगा, आपका कभी कंसेप्ट अच्छे से बनेगा ही नहीं। इसी तरह अगर आप एनाटॉमी मिस कर दो, आप जैसे मर्जी सर्जरी को रट्टा लगाते रहो, जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, तो आप कैसे उसके ऊपर सर्जरी अप्लाई करोगे। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ये जब भी आपने स्टार्ट करना हो ना, वैसे जो असल तरीकाकार है ना, मैं कहूँगा पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये जो मतलब के इनका ये टेक्स्ट बुक्स वाला सिस्टम है ना, ये मतलब एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी, या जो हिस्टोलॉजी वो फर्स्ट में पढ़ा दी, पैथोलॉजी थर्ड ईयर में करवा दी, मेडिसिन फाइनल ईयर में करवा दी, तो वो जब तक वो पैथो पढ़ते, पीछे से जो उनको एनाटॉमी फिजियो वो सारी भूल चुकी होती है। ठीक है, तो जो बेहतरीन तरीका है, जो कि एक सिस्टेमिक तरीका है, जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है, और हम जिन कंट्रीज के अंदर पढ़ते हैं वैसे सिस्टम वहां पर भी यही फॉलो होता है, लेकिन वो अलग बात है कि हम उसको अच्छे तरीके से करते नहीं। लेकिन बच्चों वो जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम वाला बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम एम्ब्रियो देखेंगे, हमारी किडनीज की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर, बिस्मिल्लाह। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास वी हैव टू ब्यूटीफुल किडनीज। ठीक है जी, और इन किडनीज के आगे क्या लगा होता है सर, यूरेटर। और ये यूरेटर क्या करते हैं, जिसके अंदर यूरिन आता है वो आपके यूरिनी ब्लैडर के अंदर ले जाते हैं। हम यहाँ पर किडनी को क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और जूम आउट करने के बाद हम देखते हैं कि सर फ्रॉम डे वन हमारे पास जो किडनी है इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। बच्चों इसकी फॉर्मेशन की तरफ जाने से पहले आप जरा एक दो एमसीक्यू साथ लिख लें कि सबसे पहले जो आपकी किडनी की फॉर्मेशन है वो किस वीक से स्टार्ट होती है। तो काइंडली लिखिएगा 4th वीक से। 4th वीक से जो किडनी की सही से फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ना, वो 4th वीक से। 4th वीक किडनी फॉर्मेशन स्टार्ट। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सर ये कब किस वीक तक जो हमारे पास किडनी की फॉर्मेशन है ना ये चलती रहती है, तो काइंडली याद रखिएगा 36 वीक तक। 36 वीक तक हमारे पास जो नेफ्रोजेनेसिस होती है ना, जो बेसिक है और फंक्शनल यूनिट आपकी किडनी का, उसकी फॉर्मेशन हमारे पास 36 वीक तक चलती रहती है। 36 वीक तक नेफ्रोजेनेसिस मतलब किडनी की फॉर्मेशन 36 वीक में ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। स्टार्ट कहाँ से हुई है, 4th वीक से, और कब तक कंप्लीट हो जाएगी, 36 वीक तक हमारे पास इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। आगे आते हैं कि सर जो हमारे पास किडनीज हैं इनकी फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो बच्चों आप सबको पता है कि सर हमने जो बेसिक एम्ब्रोलॉजी थी वहां पर डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारे पास स्पर्म आया, उधर ओवम पड़ा है, दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं और हमारे पास जाइगोट बनाते हैं। उस जाइगोट की फिर क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर। जब उस जाइगोट की इम्प्लांटेशन होती है आपकी इसमें यूट्रस के अंदर, तो वहां पर फिर हमारे पास इसी जाइगोट के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स की लेयर बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो सर सबसे पहले जो बेसिक लेयर्स हमारे पास इस जाइगोट के अंदर बनती हैं, वो कौन सी 2 लेयर्स हैं, उनके आपको नाम याद होने चाहिए। मैं तब जब भी आपको एम्ब्री करवाता हूँ मैं या हमेशा इन्हीं 2 लेयर से बात को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बात बिल्कुल जो बेस है वो यहीं से आपकी एम्ब्री की स्टार्ट होती है। बच्चों सबसे पहले जो लेयर है, दीज आर द एपिब्लास्ट। माइक का थोड़ा सा ख्याल रखे, बंद रखा कर। एपिब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट। अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस करें ना, तो आपको ये 2 लेयर्स नजर आ रही होंगी। एक हमारे पास एपी का मतलब है अबव लेयर, ठीक है, ये अबव लेयर है, और इसके नीचे आप देखो हाइपो मतलब कि जो उसके पीछे होती है। तो बच्चों ये जो एपीब्लास्ट और जो हाइपोब्लास्ट लेयर होती है, इन्हीं से हमारे पास क्या होती है, आपकी बॉडी के जितना भी कुछ होता है ना, वो इन्हीं से उनकी फॉर्मेशन बनना जो स्टार्ट होती है वो इन्हीं 2 लेयर से होती है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट लेयर्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रोलेशन। दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रोलेशन। और बच्चों गैस्ट्रोलेशन के बाद नाउ वी हैव द 3 layers and these are the 3 germs layers and these layers helps to formation of different organs into your body, चाहे वो आपके विजुअल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आपका सेल है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल है, ऑर्गन है, स्किन है, सबकी जो फॉर्मेशन आपके पास स्टार्ट होनी है
वो हमारे पास इन 3 जर्म लेयर से होती है। और वो जर्म लेयर्स कहाँ से बनती हैं? वो आपकी एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से बनती है। ठीक है, तो गैस्ट्रोलेशन के बाद बच्चों ये जो 2 जर्म लेयर्स होती हैं, दे स्टार्टेड टू कन्वर्टेड इनटू द 3 लेयर्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? गैस्ट्रोलेशन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सर, वी हैव 3 जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स में आपको अक्सर कहते हैं कि जर्म्स का मतलब है कि जेनेसिस। किसकी जेनेसिस सर? बॉडी के हर ऑर्गन्स की जेनेसिस इन्हीं लेयर से होनी है। सर जर्म्स लेयर्स हैं तो बता भी नहीं कांडी वो कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं बच्चों। सबसे पहले उसमें आती है हमारे पास एक्टोडर्म, जो एपिब्लास्ट से ही बनती है। एक्टोडर्म एपिब्लास्ट से बन गई। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है मेसोडर्म, एंड देन द एंडोडर्म। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने 2 सिस्टम्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने सीवीएस को पढ़ा था और उसके बाद रेस्पिरेटरी को पढ़ा था। हाँ जी, हमारे पास जो हार्ट की फॉर्मेशन है वो किस लेयर से होती है जी? सर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट? मेसोडर्म में भी सर वो होता है ना, लेटरल, इंटरमीडिएट और सर वाला। सबसे लेयर ऑफ मेसोडर्म से। मेसोडर्म के अंदर 3 लेयर्स होती है मैडम। ठीक है जी, प्रैक्सियल होती है, यस इंटरमीडिएट होती है और लेटरल होती है। हार्ट की फॉर्मेशन कहाँ से हुई थी? प्लैंक्निक लेयर से। वेरी गुड। कि सर जो आपने बताया था कि मेसोडर्म हैव द 3 पार्ट्स, अगर आप देखो ना तो ये दरमियान वाली जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है, दैट इज अ मेसोडर्म। और इस मेसोडर्म के हमने कितने पार्ट्स बनाए थे सर? 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन से थे? यहाँ पर बच्चों आप लिख लो। सबसे पहले है जो मोस्ट इसके क्लोज होता है, मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और इन्हीं 3 पार्ट्स को हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। सबसे अंदर वाला कौन सा पार्ट है सर? प्रैक्सियल मेसोडर्म। ये मेसोडर्म के बच्चों पार्ट्स हैं, प्रैक्सियल मेसोडर्म। उसके बाद कौन सी है जी? इंटरमीडिएट मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म। और फिर हमारे पास क्या आती है? लेटरल मेसोडर्म, जिसको हमने लेटरल प्लेट मेसोडर्म भी कहा था। और ये जो हमारे पास लेटरल मेसोडर्म थी, हमने क्या किया था सर? हमने इसको मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। वो कौन सी थी? एक इसकी सोमैटिक लेयर थी, सोमैटिक लेयर, एंड द अदर वन इज अ स्प्लैंक्निक लेयर। सोमैटिक एंड द स्प्लैंक्निक लेयर। तो सर यहीं पर आपने बताया था कि ये जो हमारी स्प्लैंक्निक लेयर है, ये क्या बनाती है? हार्ट ट्यूब। और उसी हार्ट ट्यूब से क्या था? आपके ब्यूटीफुल हार्ट की फॉर्मेशन हो। ठीक है, ये हमें बात ऑलरेडी पता है। दूसरे नंबर हमने बात की थी रिस्पायरेटरी सिस्टम की। हाँ जी, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कहाँ से बने थे? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की कहाँ से उसकी सिंथेसिस हुई थी? यार मैं 2 लेयर से हुई थी ना, एक तो हमारे पास मेसोडर्म और दूसरी हमारे पास एंडोडर्म। मेसोडर्म और एंडोडर्म दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? हमारे पास लंग्स की फॉर्मेशन करवाई थी, लंग्स फॉर्मेशन। ये तो 2 सिस्टम का सर हमें पता चल गया। अब बात करते हैं आज के किडनीज की। सर किडनीज की फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बच्चों सबसे पहले आपने याद रखना है सर, किडनीज की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है मेसोडर्म से, दैट इज अ मिडल लेयर ऑफ जर्म लेयर्स, मेसोडर्म। और मेसोडर्म के किस पार्ट से किडनी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है बच्चों? इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। जो इसके दरमियान वाली मेसोडर्म का पार्ट है ना, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इस इंटरमीडिएट मेसोडर्म से हमारे पास क्या होती है? रीनल की फॉर्मेशन। तो ये तो हमें एक जनरल सा आइडिया हो गया कि सर सबसे पहले हमारे पास 2 लेयर्स फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट थी, उसके अंदर गैस्ट्रोलेशन हुई, वो 2 लेयर्स 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म थी। मैंने आपको बताया था कि एक्टो का मतलब है ना एक्सटर्नल, तो आपके जितने भी एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, चाहे वो आपकी स्किन है, चाहे वो आपका ब्रेन है, वो एक्टोडर्म से बनते हैं। फिर था मीजो, मिड वाला, आपके कनेक्टिव टिश्यूज, स्मूथ सेल्स, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, वो मेसोडर्म से बनते हैं। फिर था एंडोडर्म, इंटरनल लाइनिंग्स, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स की लेयर है, जैसे आपकी जीआईटी की इंटरनल लाइनिंग है, जैसे आपके पास जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, उनकी जो इंटरनल लाइनिंग्स हैं, वो सारी एंडोडर्म से बनती हैं। तो ये चीज आपको जो बेसिक है वो नहीं बोलनी चाहिए थी। उसके बाद आते सर मेसोडर्म को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। इसके अंदर बच्चों जो दरमियान वाली लेयर है, जिसको हमने क्या कहा इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इसी से क्या होती है? आपकी रीनल की फॉर्मेशन है स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आते हैं
तो इन्हीं 2 लेयर्स को हम थोड़ा सा जूम आउट करते देखते हैं कि सर इनमें से किस तरह जो किडनी है इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म। तो इसको हम रेड से बना लेते हैं सर, दैट इज अ ब्यूटीफुल एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के नीचे क्या है सर, मेसोडर्म। तो ये आपकी मेसोडर्म आ गई। मेसोडर्म के नीचे क्या है, एंडोडर्म। तो दैट इज एंडोडर्म। ठीक है, तो ये तीनों लेयर्स इसी तरह सीक्वेंस के साथ होती हैं। और जो आउटर लाइनिंग होती है, ये जो नीचे कैविटी होती है, ये हमारे पास होती है यॉर्क सैक। तो अब ना आपने तीनों के नाम लिखे। सबसे ऊपर ये एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी। ठीक है बच्चों, ये आपकी है यॉर्क सैक। ये हमारे पास एक्टोडर्म है, ब्लू वाली मेसोडर्म है, और ये सबसे नीचे वाली हमारी आ गई एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो बेसिक एम्ब्रोलॉजी का स्ट्रक्चर है ना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसी मेसोडर्म से सर आपने क्या बनाया था कि आपने कहा था इसी से किडनी बनती है। वो किडनी किस तरह बनेगी? तो बच्चों हमने कहा था कि सर जब ऐसे आपके पास प्लैंक्निक लेयर थी, उसके ऊपर ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं। सारे बात ग्रोथ फैक्टर इनके ऊपर लगेंगे तो फिर आपके पास जो लेयर्स हैं दे आर स्टार्टिंग टू डिफरेंशिएटिंग इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। तो इसी तरह बच्चों आपकी ये जो मेसोडर्म है, इसके ऊपर क्या रिलीज होते हैं, इसके ऊपर क्या लगते हैं सर, डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ फैक्टर्स। डिफरेंट टाइप के ग्रोथ फैक्टर्स। जब मेसोडर्म के ऊपर बच्चों ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं तो फिर ये क्या करती है, ये हार्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट करना शुरू कर देती है, ये लंग्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है, और ये हमारे पास किडनीज की फॉर्मेशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। अब स्पेसिफिकली मैं यहाँ से सिर्फ जो आपकी मेसोडर्म की इंटरमीडिएट लेयर है उसको क्या करता हूँ, यहाँ से उठाते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह आपकी जो किडनी की फॉर्मेशन है ना वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद ना हमें यहाँ पर आपकी जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है इसके ऊपर ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं, और इसके ऊपर ग्रोथ फैक्टर लगने के बाद यहाँ से हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी। पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है सर, दैट इज द नेफ्रोजेनिक कोड, जो मैंने यहाँ पर आपको ड्रा की है। ये आपकी उसी जो इंटरमीडिएट पार्ट है ना आपकी मेसोडर्म का, उसके ऊपर क्या लगे, ग्रोथ फैक्टर्स लगे हैं, और ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म थी इट स्टार्टेड टू कन्वर्टेड इनटू द नेफ्रोजेनिक डक्ट या नेफ्रोजेनिक कोड। तो ये आ गई नेफ्रोजेनिक कोड। अब नेफ्रोजेनिक कोड के साथ बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूरोजेनिटल रिज। ये इधर आ गई। इस स्ट्रक्चर के क्या नाम है, यूरोजेनिटल रिज। अब बच्चों ये जो यूरोजेनिटल रिज और जो आपके पास नेफ्रोजेनिक कोड है, यहाँ से अब आपके पास मजीद जो सिर्फ किडनी की फॉर्मेशन है ना वो हमने इन्हीं से करवानी है। बाकी तो आपको पता है जितने भी ऑर्गन्स है उनका रिस्पेक्टेड जो उनकी फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमारे पास होती रहेगी, लेकिन हमने क्या करना है इसमें से सिर्फ आपका यूरोजेनिटल रिज और जो हमारे पास नेफ्रोजेनिक कोड है उसको क्या करना है, यहाँ से निकालना है और देखना है वो किस तरह डिफ्रेंशिएट होके आगे जाके किडनी को बनाता है। ठीक है, तो अब इसमें से मैंने नेफ्रोजेनिक कोड को निकालना है। ठीक है, अब जैसे मैं नेफ्रोजेनिक कोड को निकालूंगा बच्चों तो ये हमारे पास एक कोड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये नेफ्रोजेनिक कोड कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का। ठीक है, ये नेफ्रोजेनिक कोड हो गया। और उसके बाद आपके नेफ्रोजेनिक कोड के ना बिल्कुल आगे क्या पड़ा होता है, आपकी गट ट्यूब। हमने उस दिन बात की थी ना, फोर गट, हैंड गट, मिड गट। तो बच्चों ये हमारे पास जो नेफ्रोजेनिक कोड है, इस नेफ्रोजेनिक कोड की ना बिल्कुल आगे आपके पास ये जो गट ट्यूब है ना वो पड़ी होती है। तो इस 4th वीक के अंदर जाके ना थोड़ा सा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपके पास बनता है ना इस जाइगोट का, वो कुछ इस तरह का है। अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा बच्चे वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है हमारे पास। यार माइक बंद कर लो काइंडली, किसका ऑन है? तो ये क्या थी सर, नेफ्रोजेनिक कोड को, सिर्फ मैं नेफ्रोजेनिक कोड को ये स्पेसिफिकली देख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो किडनी की फॉर्मेशन होनी है वो इसी कोड से होनी है। ये नेफ्रोजेनिक कोड, नेफ्रोजेनिक कोड। और नेफ्रोजेनिक कोड के बच्चों आगे क्या पड़ी हुई है, दैट इज अ गट ट्यूब। गट ट्यूब बच्चों, इसी नेफ्रोजेनिक कोड के ऊपर क्या होनी है, मजीद आपके ग्रोथ फैक्टर्स लगने हैं और उन्होंने आपकी इस नेफ्रोजेनिक कोड को कन्वर्ट करना है लास्ट पे जाके किसमें, ब्यूटीफुल किडनीज के अंदर।
अब इस स्ट्रक्चर को इतना इजी नहीं होता कि सीधा हमारे पास नेफ्रोजेनिक कोड से क्या होता है डायरेक्टली आपके पास किडनी की फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले ये जो आपका नेफ्रोजेनिक कोड है ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज द प्रोनेफ्रोस। यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा आपकी बुक वाली लाइनें ना ऐड होना शुरू हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसी बेबी को दोबारा ड्रा कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा आपकी नेफ्रोजेनिक, ये देखो ये कोड इस तरह की बन जाती है, ये कोड है। और इस कोड के अंदर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है बच्चों वो होती है आपकी प्रोनेफ्रोस। तो ये मैं अभी ड्रा जो कर रहा हूँ ये है आपकी प्रोनेफ्रोस। दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट ड्राइव फ्रॉम योर नेफ्रोजेनिक कोड। और इसके आगे वही आपके पास क्या पड़ा हुआ है, गट ट्यूब। अगर गट ट्यूब की बात करूं ना बच्चों, तो इस गट ट्यूब का जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं क्लोएका। इसको कहानी याद रखिएगा क्योंकि अभी इसकी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। जो आपकी गट ट्यूब का लास्ट पार्ट है इसको हम क्लोएका कहते हैं। और ऊपर आपके पास नेफ्रोजेनिक कोड वैसे का वैसे। और नेफ्रोजेनिक कोड से बच्चों जो सबसे पहला हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे जो नेफ्रोजेनिक कोड है इसके अंदर बन रहा है वो कौन सा है, दैट इज अ प्रोनेफ्रोस। पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, प्रोनेफ्रोस। अब देखो थोड़ा सा वर्ड से भी आपको लग रहा है, प्रोनेफ्रोस का मतलब ये है कि प्रो पहले वाला, नेफ्रो जिससे नेफ्रॉन जाके आगे बननी होती है। तो ये पहला स्ट्रक्चर होता है जो किडनी को बनाने के लिए नेफ्रोजेनिक कोड के अंदर क्या होता है बच्चों, बनता होता है। ठीक है जी। अब इस प्रोनेफ्रो के अंदर दो अपने इससे एमसीक्यूज याद रखने हैं। वो दो एमसीक्यूज क्या होते हैं, प्रोनेफ्रो की ना सबसे पहले लोकेशन पूछी जाती है कि भाई इसकी लोकेशन हेड वाली होती है, एब्डोमिनल रीजन वाली होती है, या नीचे वाली हमारे पास जेनिटल एरिया वाली होती है। तो काइंडली याद रखिएगा प्रोनेफ्रो की लोकेशन होती है हमारे पास हेड वाला रीजन जो ऊपर आपके सर के पास होता है। मैं इसको लिखता हूँ सर्विकल रीजन के अंदर प्रोनेफ्रो बनती है। किसमें, सर्विकल रीजन के अंदर आपकी ये प्रोनेफ्रोज बनती है। ठीक है बच्चों। अब ना आपकी इसी प्रोनेफ्रो से, क्योंकि हमारे पास किडनी तो बनी नहीं है, प्रोनेफ्रो के ऊपर मजीद क्या रखते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स रखते हैं। यहाँ पर प्रोनेफ्रो के ऊपर क्या लगे सर, मजीद ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं। जब प्रोनेफ्रो के ऊपर मजीद ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोनेफ्रो है ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। तो काइंडली यहाँ पर देखिएगा, हम इसी को दोबारा फिर थोड़ा सा, क्योंकि जो एम्ब्रियो है ये सबसे ज्यादा ड्राई होती है और इसको समझना सबसे ज्यादा थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर डीजनरेट हो रहे होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं। तो इस वजह से पता नहीं लगता बार बार कि कौन सा याद रखना कौन सा याद नहीं रखना। लेकिन अभी तक हम थोड़ा सा ना सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह सीक्वेंस के साथ जाते जाते हमने लास्ट पे किडनी आपकी बना देनी है। तो बच्चों ये जो प्रोनेफ्रो थी दैट इज प्रेजेंट इन टू योर नेफ्रोजेनिक कोड, इट स्टार्टेड टू जनरेट डीजनरेट इन द 4th वीक। यहाँ पर काइंडली लिखिएगा 4th वीक। 4th वीक के अंदर क्या होगा, हमारी जो प्रोनेफ्रो है ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। देखो ये डीजनरेट होगी, प्रोनेफ्रो क्या होगी सर, यहाँ पर डीजनरेट होगी। अब ना अक्सर एक चीज पूछी जाती है कि सर प्रोनेफ्रो ने अगर डीजनरेट ही होना था, इसने डिसअपियर ही होना था, तो हमें इसका फायदा क्या, क्योंकि आप तो कह रहे हैं आपने थोड़ी देर पहले प्रोनेफ्रो बनाई है, अब आपने उसको डीजनरेट करवा दिए, तो एज इट हमें इसका कोई फायदा तो नहीं ना हुआ। बच्चों प्रोनेफ्रो का फायदा होता है। फायदा किस तरह होता है, क्योंकि प्रोनेफ्रो ने आगे हमारे पास जो मीजोनेफ्रो बननी होती है ना, जिसमें आगे मजीद जाके किडनी बनानी होती है, उस मीजोनेफ्रो को जो स्टिमुलेट करना होता है वो आपकी प्रोनेफ्रो ने करना। आप समझ, मतलब कि जो इसने बेस बनानी होती है ना वो आपकी प्रोनेफ्रोज ने बनानी है। तो ये प्रोनेफ्रो बेचारी बन के बेस बना के ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करवा के आगे किसी फॉर्मेशन स्टार्ट करवाना शुरू कर देती है आपकी मीजोनेफ्रोज के। तो इसके स्टार्ट यहाँ पर नीचे लिखो, ये जो अब हमारे पास बन रही है दैट इज द मीजोनेफ्रो। तो पहला स्ट्रक्चर कौन सा था, प्रोनेफ्रो। अब कौन सा बच्चों, मीजोनेफ्रोज। और मीजोनेफ्रोज की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कौन करता है, वो आपका प्रोनेफ्रोज ही करता है। वो इसको स्टिमुलेट कर खुद क्या कर जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो अब तक हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर बन चुका बच्चों वो कौन सा है सर, दैट इज द मीजोनेफ्रोज। लेकिन सर अभी भी कोई किडनी जैसा कोई स्ट्रक्चर तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, बस ये कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही हमारे पास नजर आ रहा है। तो बच्चों अभी ये 4th और 5th वीक की बात चल रही है, किडनी की कंप्लीट फॉर्मेशन कहाँ पर होनी, 36 वीक के अंदर जाकर होनी। तो अभी हमने इनके अंदर काफी सारी चेंजेस लानी है। वो चेंजेस आने के बाद क्या होता है बच्चों, फिर हमारे पास किडनी बनती है। तो अभी हमारे पास क्या बन गया, जो पहली आपकी प्रीमिटिव किडनी जिसको कहा जाता है ना, वो आपकी ये मीजोनेफ्रोज होती है। प्रीमिटिव किडनीज किनको कहा जाता है, दीज आर द योर
ब्यूटीफुल मीजोनेफ्रोस, यहाँ पर लिख लिया प्रीमिटिव किडनी इसको कहा जाता है, कि जिससे हमारे पास थोड़ा सा जिसका स्ट्रक्चर या जिसका जो फंक्शन होता है ना वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है आपकी किडनी के अंदर। क्योंकि अभी मीजोनेफ्रोस को थोड़ी सी इसकी मैं डक्ट्स को ड्रा करूंगा ना, तो फिर आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअली ये किस तरह हमारे पास इसकी फॉर्मेशन करवा रही थी। ठीक है, तो आए जरा थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि अब ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ इट्स सोलिली योर मीजोनेफ्रो। ये क्या है, ये जस्ट आपकी मीजोनेफ्रो, बाकी सारे स्ट्रक्चर हमने इसे डीजनरेट करवा दिए, वो खत्म हो गए। अब सिर्फ क्या मीजोनेफ्रो है, मीजोनेफ्रो, और इसके आगे क्या पड़ी हुई है आपकी गट ट्यूब, यहाँ पर गट ट्यूब, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन हमने इसके साथ रिलेट करवानी है बिकॉज दे हैव सम कनेक्शंस विद ईच अदर। बच्चों मीजोनेफ्रो के ऊपर यहाँ पर होती है छोटी छोटी डक्ट्स। मीजोनेफ्रो के ऊपर क्या होती है सर, they started to form small ducts and these ducts are called the tubules। ये क्या होती है हमारे पास जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर बच्चे आपके पास बनते हैं, these are the tubules। एक तो हमारे पास ट्यूब्यूल बनना शुरू हो गया 4th वीक के लास्ट के अंदर। दूसरे नंबर पर मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टेड फैक्ट बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि सर ये लास्ट पे होता है कोलेका, क्या है। अब बच्चों जो ये कोलेका वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्पेसिफिकली बर्ड्स के अंदर होता है। आपने अगर बर्ड्स के फीसिस देखे हो ना, तो वो ना ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और ना ही ज्यादा हार्ड होते हैं, मतलब ना वो यूरन जैसे वाटरी होते हैं और ना ही जैसे ह्यूमंस के फीसिस होते हैं बहुत हार्ड, वैसे नहीं होते, वो इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे उनके फीसिस के अंदर यूरन मिक्स हुआ हो, और ऐसे ही होता है बच्चों। आपके जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर कोलेका होता है और उस कोलेका के अंदर यूरन भी मिक्स होता है और उनके अंदर फीसिस भी मिक्स होते हैं, वो एक ही रूट से उनको एक्सक्रीट करते हैं। ये जो हमारे पास फीटस बन रहा है, इस फीटस के अंदर भी कोलेका बनता है, और अगर सर यहाँ पर कोलेका बन रहा है, इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर भी जो यूरन और जो फीसिस है वो मिक्सअप होगा। तो अगर आपके इस कोलेका को मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं नीचे से, फिर हम आगे किडनी की तरफ मजीद जाते हैं, तो बच्चों आपके कोलेका के अंदर क्या क्या दो चीजें अटैच हो रही हैं सर। एक तरफ तो इससे मीजोनेफ्रो जिसने आगे जाके किडनी बनाना है, और दूसरी तरफ इसके साथ अटैच हो रहा है क्या आपका सर गट ट्यूब। तो ये ऊपर से गट ट्यूब है। तो ये मेरे पास यार माइक किसका ऑन है, काइंडली उसको बताए दो, उसको टेक्स्ट ही कर दो, अगर वो सो रहा है लेक्चर को लगा कर दो। ये बच्चों हमारे पास कोलेका है, और इस कोलेका के अंदर देखो एक तो आपके पास ये जो मीजोनेफ्रो है, ये वाली डक्ट, जहां पर आपके मीजोनेफ्रो के अंदर क्या हमारे यूरिन की फॉर्मेशन होती है ना, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास मीजोनेफ्रो के अंदर जो यूरिन बनना होता है वो यूरिन कहाँ पर आ रहा है आपके कोलेका के अंदर। दूसरा गट ट्यूब इसके साथ अटैच है ना बच्चों, तो जो आपकी गट ट्यूब के अंदर क्या होते हैं फीसिस, तो यहाँ से जो फीसिस होते हैं बच्चों वो भी किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर मिक्स हो रहे होते हैं, यूरिन प्लस फीसिस। तो इसीलिए जो बच्चे की मिकोनियम होती है ना बच्चों, वो मिकोनियम क्या होती है, वो सेमी सॉलिड होती है, जिसके अंदर यूरिन भी होता है, जिसके अंदर फीसिस भी होते हैं। तो इसके अलावा बच्चों जब फीसिस और यूरिन मिक्स हुए, तो जो तीसरी डक्ट आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं एलेंटॉइस। एलेंटॉइस, तो बच्चों इस एलेंटॉइस डक्ट के जरिए क्या होता है, बच्चा अपनी बॉडी से यूरिन और फीसिस को एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक्सक्रीट करता होता है, और उसकी नेचर क्या है मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके अंदर यूरिन भी मिक्स होता है, जिसके अंदर फीसिस भी मिक्स होते हैं। ये तो बाद में जाके जब दोनों सिस्टम आपस में सेपरेट होते हैं, तो एक जो किडनी वाला है वो यूरिन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, और आगे जाके हमारे पास जो जीआईटी ट्रैक है वो फीसिस को प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ये कोलेका ही होता है, और कोलेका के अंदर यूरिन और फीसिस आपके मिक्सअप हो रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो सर जो हमारे पास मीजोनेफ्रो थी, मीजोनेफ्रो जो आपने कहा था कि प्रीमिटिव, जो कि प्रीमिटिव किडनी है जिसने आगे जाके किडनी बनानी है, ये अब क्या होगी, ये बच्चों मजीद हमारे, अब हम बात करते हैं 5 वीक से लेकर 10 वीक के दरमियान क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो 5 to 10 वीक्स, 5 to 10 वीक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये हम यहाँ पर अब डिस्कस करने लगे। बच्चों हमारे पास जो मीजोनेफ्रोज हैं, ये क्या करेंगे, ये भी दे स्टार्टेड टू डिफरेंशिएट एज वेल। मीजोनेफ्रो के अगर ये जो मैंने ट्यूब्स ड्रा की हुई हैं बच्चों, ये ट्यूब्स क्या करेंगे अब और ज्यादा मजीद डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनको डिफरेंशिएट होने के लिए क्या पड़ती है, एक और स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। वो स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा बच्चों, डेट इज द मेटानेफ्रोज। तो अभी हमारे पास असल जो कहानी है वो स्टार्ट होने लगी है। तो ये ऊपर से क्या आ रहा है आपका मीजोनेफ्रो, ये इसकी ट्यूब्यूल्स हैं आपके मीजोनेफ्रो की, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि यहाँ पर बच्चों आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, जो मीजोडर्म है ना,
वहीं से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज अ मेटानेफ्रोज। ये क्या है? मेटानेफ्रोज। ठीक हो गया, ये मेटानेफ्रोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारी वही गट ट्यूब पड़ी हुई है। अब मेटानेफ्रोज क्या करेगा बच्चों, ये मेटानेफ्रोज ने वो वाले ग्रोथ फैक्टर रिलीज करने हैं जो क्या करेंगे, आपकी मीजोनेफ्रो को मजीद मेच्योर करेंगे। मीजोनेफ्रो को जो मजीद मेच्योर करेंगे वो वाले ग्रोथ फैक्टर्स होंगे जो आपकी मेटानेफ्रोज जो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर बना ये रिलीज करेगा। तो ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो गए। उसके बाद बच्चों मेटानेफ्रोज के बारे में ना आपने दो चीजें याद रखनी है। आपका मेटानेफ्रोज क्या करवाएगा, दो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करवाता है। एक हमारे पास ये यूरिटेरिक बड की फॉर्मेशन स्टार्ट करवाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं। मेटानेफ्रोज क्या करेगा, एक तो यूरिटेरिक बड, यूरिटेरिक बड की ये फॉर्मेशन स्टार्ट कराएगा आपकी मीजोनेफ्रोज से। और दूसरे नंबर हमारे पास बनता है मेटानेफ्रोज मेसेनकाइमा। मेटानेफ्रो मेसेनेफ्रो मेसेनकाइमा। अब ये जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा बच्चे होता है, इसी ने क्या करना है, आपकी किडनी का आउटर स्ट्रक्चर बनाना होता है। अभी मैं सबको रिलेट करूंगा तो आपको तब समझ आ जाएगा। अभी मैं मुझे सिर्फ ना काइंड स्ट्रक्चर्स को बनाने दें एक दफा, कि सीक्वेंस के हिसाब से ये स्ट्रक्चर्स किस तरह बनते हैं। तो मीजोनेफ्रोज थी सर, मीजोनेफ्रोज जब 5th वीक के अंदर स्टार्ट होती है, मतलब 5th वीक के अंदर ये पहुंचती है, तो वहां पर हमारे पास मेटानेफ्रोज बन जाती है। अब ये जो मेटानेफ्रोज है, दे स्टार्टेड टू सक्रिएट द ग्रोथ फैक्टर्स। अब ये जो ग्रोथ फैक्टर्स को बच्चों रिलीज करेगी, ये ग्रोथ फैक्टर्स आगे क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। मेटानेफ्रोज ने क्या करना है, एक इसने मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा बनाना है और दूसरा इसने यूरिटेरिक बड बनाना है। ये जो यूरिटेरिक बच्चों बड बनेगा वो आपकी इसी मेटानेफ्रोज की ट्यूब्यूल से बनेगा। ये मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल है ना, इस मेटानेफ्रोज की जो ट्यूब्यूल है, उनमें से हमने तो कहा था कि सर मल्टीपल ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनमें से एक ट्यूब्यूल को क्या करेगा, आपका जो मेटानेफ्रोज है उसके ऊपर ग्रोथ फैक्टर्स लगाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा यूरिटेरिक बड के अंदर। और इसके अलावा जो दूसरी ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये जो ऊपर बच गई हैं, अगर मेल होगा तो ये वाली डक्स मेल के अंदर बना देती हैं जेनिटेलिया का पार्ट, जैसे वुल्फियन डक्ट होगी। तो उन सब की जो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ना मेल्स के अंदर, ये आपके दूसरे ट्यूब्यूल है। जैसे ये मैं यहाँ पर अगर आप लिख दूं ना, तो मेल्स है तो उसके अंदर वोल्फियन डक्ट बनती है जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। और अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर जो आपकी मीजोनेफ्रो की दूसरी ट्यूब्यूल्स हैं वो सारी डीजनरेट हो जाती हैं। सिर्फ एक ही ट्यूब्यूल रहती है जिसने यूरिटेरिक बड बनाना होता है। तो यहाँ पर हम आगे आगे आते हैं मजीद बच्चों, कि हमारे पास मेटानेफ्रोज ने क्या किया, ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज किया और ग्रोथ फैक्टर्स ने आगे जाके क्या बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पर यूरिटेरिक बड। यूरिटेरिक बड इसने कहाँ से बनाया सर, यूरिटेरिक बड इसने बनाया मेटा मीजोनेफ्रोज। तो ये देखें। और दूसरी तरफ बच्चों क्या बना हुआ है आपका, यही मेटानेफ्रो ने दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनाया, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। तो ये इस तरह का होता है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, मतलब टिश्यूज होते हैं अभी तक, अभी इनके अंदर स्ट्रक्चर्स नहीं बने। तो ये है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। दूसरी तरफ क्या है, यूरिटेरिक बड। ये यूरिटेरिक बड था और ये मेरे पास मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा है। मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अब हमारे पास जो मीजोनेफ्रो है ना, उसका काम खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि हमने मीजोनेफ्रो से जो बनाना था वो हमने यूरिटेरिक बड बनाना था। क्या बनाना था, मीजोनेफ्रिक डक्ट से हमने उसे यूरिटर या यूरिटेरिक बड बनाना था। ये है आपकी मीजोनेफ्रो। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो ना, तो सर अब लग रहा है हमें ना, थोड़ा सा जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर है ना वो अब बनना शुरू हो गया। तो एक तरफ मेरे पास यूरिटेरिक बड बन गया और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, जो किडनी लाइक मतलब ये बीन शेप जो है ना, मेसेनकाइमा मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, वो हमारे पास बन गया। लेकिन अभी भी जो किडनी का ट्रू स्ट्रक्चर है वो हमारे पास अभी भी नहीं बना। तो बच्चों यहाँ पर अब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर स्टार्ट होने लगी है, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल इंडक्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये एमसीक्यूज आया हुआ यूवर्ड के अंदर। व्हाट इज अ मेटा रेसिप्रोकल इंडक्शन। किसी को पता है क्या होती है रेसिप्रोकल इंडक्शन, एनीवन?
बच्चों रेसिप्रोकल इंडक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो यूरिटेरिक बड है ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा आपके मेसेनकाइमा के ऊपर, ये उसको मैच्योर करेगा, और जो आपका मेसेनकाइमा है वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा, वो यूरिटेरिक बड को मैच्योर करेगा, वो इसको डिफरेंशिएट करेगा। तो ये जो हमारे पास रेसिप्रोकल है कि वो उसको इंक्रीज करवा रहे हैं, वो उसको इंक्रीज करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल इंडक्शन, कि इंड्यूस कर रहे हैं हमारे पास यूरिटेरिक बड इंड्यूस कर रहा है मेसेनकाइमा को, और मेसेनकाइमा क्या कर रहा है ऑन द अदर हैंड वो आपके इस यूरिटेरिक बड को मैच्योर कर रहा है। अब जब बच्चों आपके पास यूरिटेरिक बड को पहले हम देखते हैं इसको जूम आउट करके कि ये आगे जाके जब इसके ऊपर ग्रोथ फैक्टर्स लगेंगे तो ये मजीद क्या चीजें आपके पास बनाना शुरू कर देगा। देखो आपके पास मेसेनकाइमा का जो दूसरे पार्ट्स थे, ये जो पीछे वाला ये डीजनरेट हो जाता है हमारे पास, ठीक है, अराउंड 12th वीक के अंदर जाकर ना। अब यहाँ पर मजीद आपके पास अब यूरिटेरिक बड को और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा को ही हमने आगे लेके चलना है, क्योंकि आगे जो मजीद स्ट्रक्चर्स है ना उनकी फॉर्मेशन इन्हीं से होनी है, ठीक है। तो सर यूरिटेरिक बड के ऊपर मजीद क्या लगते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स इसके ऊपर लगेंगे, तो ये आगे क्या होगा, डिवाइड होगा मजीद। ये आपका यूरिटेरिक बड है और दूसरी तरफ ये ऊपर है मेसेनकाइमा। यूरिटेरिक बड जब हमारे पास इंड्यूस होके क्या बनाना शुरू करेगा, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो ना, तो ये दरमियान वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक। जरिया माइक बंद करो, 10-15 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ जरिया माइक बंद करो यार। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਾਉ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਲੋੜਾ ਵੀ ਭੈਣ 10 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖਿੱਚਾਂ ਐਸਾ मैं नहीं घर वाला माता मैं नहीं अपने जरिया भाई माइक बंद कर लो। और मैं आप करना हो दुबई बड़े जाना ना उत्थे जाकर नौकरी करा बिजनेस करा बड़ा कुछ उत्थे करा क्योंकि यूपी वाला मुआवजा आता यूपी वाला की। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो यूरिटेरिक बड था वो मजीद इंड्यूस होगा, वो मजीद डिफरेंशिएट होगा, वो मजीद आपके पास ग्रो करेगा, और क्या सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएगा सर, रीनल पेल्विक, ठीक है, जो दरम्यान में हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, जो हमने कहा था कि सर रीनल पेल्विक के अंदर स्टोन्स भी बनते हैं, याद है जो हमने अमोनियम फॉस्फेट के जो स्टोन्स बनाए थे वो आपकी किडनी के रीनल पेल्विक के अंदर ज्यादातर बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सबसे पहले स्ट्रक्चर बना। इसके बाद अगर आप देखो तो सर मजीद जो स्ट्रक्चर थे मेजर कैल्सिस एंड माइनर कैल्सिस ये भी बनना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, मेजर कैलिक्स एंड द माइनर कैल्सिस, मेजर कैलिसिस एंड माइनर कैलिसिस इनकी भी फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, आपका पास जो यूरेटर वो यहाँ पर नहीं रुकता, वो कहता है भाई जब तक मैं एक एक स्ट्रक्चर ना बना लूं अपनी किडनी का तब तक मैं नहीं रुकूंगा। तो यहाँ पर मजीद आपके पास फिर जो मेसेनकाइमा वो भी बड़ा हेल्पफुल होता है, वो कहता है डोंट वरी आई विल प्रोवाइड यू स्टिमुलेट, आई विल प्रोवाइड यू ग्रोथ फैक्टर दैट विल डिफरेंशिएट योर स्ट्रक्चर इनटू द मैच्योर स्ट्रक्चर्स, ठीक है बच्चों। तो रीनल पेल्विक, मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस, और अभी तक यहाँ पर जो माइनर कैलिसिस हैं ये क्या होंगे, मजीद आगे जाके डिफरेंशिएट होंगे, वो मजीद डिफरेंशिएट होंगे, क्या बनाएंगे अभी हम तक देख लेते हैं। यूरेटर बन गया, अब मैं यूरिटेरिक बड से मैं यूरेटर के ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब यूरेटर बन जाता है। यूरेटर क्या करेगा, मजीद जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ये देखो सर कैन यू प्लीज रिपीट सर, ओके जहाँ से वो लड़का बोल रहा था रेसिप्रोकल से कर दें प्लीज। जी जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया कि हमारे पास था एक तरफ मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, ये पता है ना, एक देखो एक तरफ है राइट साइड की तरफ है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द यूरिटेरिक बड, और ये यूरिटेरिक बड किससे बना है, ये आपकी मीजोनेफ्रो, देखो दोनों वर्ड डिफरेंट है, एक है मीजोनेफ्रो एक है मेटानेफ्रिक। जो आपके पास मीजोनेफ्रो थी, आपके मेटानेफ्रिक ने ग्रोथ फैक्टर उसके ऊपर फेंके, और वो ग्रोथ फैक्टर्स ने क्या किया, जो इसकी डक्ट्स थी, ये देखो ना इसके ऊपर डिफरेंट ट्यूब्यूल्स थी ना आपकी मीजोनेफ्रोस के ऊपर, उनमें से एक मैच्योर डक्ट के ऊपर ग्रोथ फैक्टर लगे और उससे हमारे पास क्या बन गया, यूरिटेरिक बड, ठीक है। अब जब ये यूरिटेरिक बड, एक तरफ यूरिटेरिक बड आ गया, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, मेसेनकाइमा, मेटानेफ्रिक का मेसेनकाइमा आ गया, ये देखो ये मेटानेफ्रिक का मेसेनकाइमा आ गया। अब मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हेल्प कैसे करेंगे कि जो आपके पास यूरिटेरिक बड है ये ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करवाएगा मेसेनकाइमा के ऊपर, ये उसको मैच्योर करेगा, और जो आपके पास मेसेनकाइमा है ये इंड्यूस करेगा किसको, आपके यूरिटेरिक बड को।
जब मेसेनकाइमा यूरिटेरिक बर्ड को इंड्यूस करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, तो यूरिटेरिक बर्ड क्या करेगा, मजीद डिफरेंशिएट होगा अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर जिसकी इसने फॉर्मेशन करवानी। तो ये वाला जो हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट, दोनों को मैच्योर होने के अंदर, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल इंडक्शन। और उसमें मेजर रोल आपके मेसेनकाइमा का होता है, जो यूरिटेरिक बर्ड को क्या करता है, डिफरेंशिएट करवाता है। अगर आपकी इस रेसिप्रोकल डिफरेंशिएशन आपकी सही से ना होगी, बच्चों किडनी नहीं बनती होती, रीनल एजेंसीज हो जाती है। इसलिए रेसिप्रोकल इंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैच्योरेशन ऑफ योर दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो उसके बाद हमने कहा कि सर हमारे पास रीनल पेल्विस, वो देखो ना यूरिटेरिक बर्ड, ये आपके पास जो यूरिटेरिक बर्ड था ये इंड्यूस हुआ, इसने क्या बनाया, रीनल पेल्विक, मेजर कैलिसिस एंड माइनर कैलिसिस। मैंने कहा बात यहाँ तक नहीं रुकती, मजीद आपका मेसेनकाइमा क्या करता है, स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर रिलीज करता है, ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। और आपके पास जो माइनर कैलिसिस हैं, अब वो मजीद किन के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। तो ये जो ऊपर आपको नजर आ रही हैं, दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट्स, दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट्स। और काइंडली मेमोराइज दिस सेंटेंस कि सर यूरिटर, मेजर रीनल पेल्विक, मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस, कलेक्टिंग डक्ट्स, इन सब की फॉर्मेशन आपके यूरिटर से होती है या यूरिटेरिक बर्ड से होती है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास दूसरे कौन से स्ट्रक्चर, कलेक्टिंग डक्ट तक आपने बना लिया है, अब कलेक्टिंग डक्ट से ऊपर जाओ, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ से ऊपर जाओ। मैं अक्सर आपको नेफ्रॉन बनाता होता हूँ ना इस तरह, ये ग्लोमेरुलस हो गया, सही इधर बनाता। अगर आप अपनी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो तो क्योंकि हमने तो मजीद नेफ्रोजेनेसिस ही करवानी है ना, किडनी के अंदर क्या कि सर नेफ्रॉन्स ही होती हैं, तो हमने उन नेफ्रॉन्स को ही उनकी फॉर्मेशन करवानी है। तो आपकी नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है सर, ग्लोमेरुलस होता है यहाँ पर। ओ माय गॉड, आज तो पूरे पेंटर बन गए। कैन यू सी, ये था आपका लास्ट वाला स्ट्रक्चर, कौन सा है, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। और बच्चों कलेक्टिंग डक्ट तक फॉर्मेशन आपके यूरिटेरिक बर्ड से होती है। अब इससे जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स होंगे कौन कौन सा सर, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद बूमेन कैप्सूल। बूमेन कैप्सूल तक बच्चों जो अब फॉर्मेशन होगी वो आपके मेसेनकाइमा से होगी। ये जो दूसरा था ना, ये तो यूरिटेरिक बर्ड ने कलेक्टिंग डक्ट्स तक स्ट्रक्चर बना लिए। अब जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर आपके पास बनने हैं ना नेफ्रॉन के, जिसके अंदर बूमेन कैप्सूल है, पीसीटी है और डीसीटी है, और बाकी जो ऊपर आपके पास ग्लोमेरुलस है ना बच्चों, ये आपकी एओर्टिक डक्ट की जो आर्टरी होती है ना, ये उससे बनता है। तो ये ग्लोमेरुलस, क्योंकि ये तो आर्टरी का स्ट्रक्चर है ना, तो ये हमारे पास अयोटा से बनता होता है। अभी ये मेसेनकाइमा है। अब मेसेनकाइमा का काम यहाँ पर स्टार्ट होगा, क्योंकि जो यूरिटेरिक बर्ड था उसने कलेक्टिंग डक्ट तक आपके स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है। अब ऊपर मेसेनकाइमा क्या होगा, इंड्यूस होगा। जब आपके पास मेसेनकाइमा इंड्यूस होगा तो क्या करवाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से आगे वाले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ कलेक्टिंग डक्ट से पहले वाला स्ट्रक्चर। ये आपका क्या आ गया है, यूरिटर क्या बनाता है, पेल्विक, पेल्विक से आगे क्या है, मेजर कैलिसिस से आगे क्या है, माइनर कैलिसिस से आगे क्या है, collecting ducts. So here is the euryteric bird that differentiated into the all these structures that I have already drawn. ठीक है, तो ये आपका रीनल पेल्विस है, ये मेजर कैलक्स, एनाटॉमी भी आपको सारी साथ ही याद हो, ये आपका माइनर कैलिस है, ये हमारे पास क्या आ गया, कलेक्टिंग डक्ट आ गया। अब कलेक्टिंग डक्ट से बच्चों जो आगे वाले स्ट्रक्चर्स होने हैं ना, वो मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ कि ये देखो कलेक्टिंग डक्ट से ऊपर क्या है, डीसीटी, डीसीटी के आगे क्या है बच्चों, पीसीटी, पीसीटी से आगे हमारे पास, पीसीटी से आगे आपके पास बूमेन कैप्सूल आ गया, और बूमेन कैप्सूल तक जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके मेसेनकाइमा से बनेंगे। जो इसके अराउंड था ना, जो इस तरह था, ये देखो, तो ऊपर वाले ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो आपका मेसेनकाइमा बना देता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर आपका मेसेनकाइमा बनाएगा बच्चों, काइंडली लिख लें, डीसीटी, पीसीटी एंड द बूमेन कैप्सूल, ठीक है। और हमारे पास एक बचता है ग्लोमेरुलस, और मैंने आपको बताया ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन कहाँ से होते हैं, आपकी आर्टरीज से। वो एक डिफरेंट हमारे पास टॉपिक है, उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस चेंज कि आर्टरीज किस तरह बढ़ती है, ठीक है। लेकिन आर्टरी से जब टफ्ट लाइक कैपिलरीज बनती हैं तो वो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास जो पूरा स्ट्रक्चर था जो आपके एक नेफ्रॉन का था, 30
32 या 33 वीक के अंदर जाके ना आपका ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। फिर इसकी मजीद मैचुरेशन होती है, इनका नंबर इंक्रीज होता है, और वो जो नंबर भी इंक्रीज हो जाए, साइज भी इंक्रीज हो जाए, तब तक आपका जो 36 वीक होता है ना वो अचीव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है देखो, इसी तरह की हमें पता है सर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं, और वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिलकर क्या बनाती है, आपकी किडनी बनाती है। ठीक है, तो जब ये तमाम नेफ्रॉन्स आपस में कलेक्ट होंगी तो वो हमारा कलेक्टिंग सिस्टम दैट इज द किडनी, उसकी क्या हो जाती है बच्चों, फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है किडनी का वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे सर, ये देखो, सबसे पहले आ गया आपका ये किडनी, किडनी से नीचे हमने क्या ड्रा किया बच्चों, यूरेटर। मैंने आपको बताया था ना किडनी और यूरेटर को मैं यहाँ से बनाऊंगा, ये यूरेटर बन गया है, और इसके अंदर आप अब देखो ये सारे पेल्विसेस हैं, इनको जूम आउट करोगे तो उनके अंदर नेफ्रॉन बनी होगी, ये पैरामिड्स हैं, सॉरी ये आपके पैरामिड्स हैं। उसके बाद ये आ गया आपके कैल्सिस, 8 to 10 पैरामिड्स होते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, तो अब इनको हम लिख दें, पूरी किडनी बना दें, रीनल, पेल्विक, मेजर कैलस, उसके बाद आ जाओ माइनर कैलसिस, उसके बाद क्या था कलेक्टिंग डक्ट्स, एंड कलेक्टिंग डक्ट्स और पूरे स्ट्रक्चर का मैं नाम ही, क्योंकि हम नेफ्रॉन को कहते हैं ना कि नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी, डीसीटी, बुमेन कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, तो आपकी नेफ्रॉन्स क्या करती हैं, इस तरह किडनी के अंदर बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर किस वीक के अंदर सब ये सर सब कुछ बन चुका है, अराउंड 36th वीक के अंदर हमारे पास इन तमाम स्ट्रक्चर्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, अब आपकी पूरी ना माइंड के अंदर सिनेरियो क्रिएट होगा। काइंड स्टूडेंट्स देखो, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, गैस्ट्रोलेशन हुई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म डिफरेंशिएट हुई, पैरेक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड द लेटरल मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म हमारे पास डिवाइड हुई, उसने सर दो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, एक हमारे पास यूरोजेनिक डक्ट, नेफ्रोजेनिक कोड, और दूसरा उसने बनाया था यूरोजेनिटल रिज। यूरोजेनिटल रिज को हमने नहीं डिस्कस किया क्योंकि उसको हम रिप्रोडक्टिव में डिस्कस करेंगे। नेफ्रोजेनिक कोड को हमने पकड़ा, नेफ्रोजेनिक कोड को हमने एक तरफ हमने आपकी गैस्ट्रिक ट्यूब या गट ट्यूब ड्रा की, दूसरी तरफ हमने नेफ्रोजेनिक कोड को देखा था। नेफ्रोजेनिक कोड में सबसे पहला स्ट्रक्चर बना प्रोनेफ्रोस। 4th वीक के अंदर जाके प्रोनेफ्रो क्या हो जाता है बच्चों, डीजनरेट हो जाता है, और वो आगे किसको स्टिमुलेट कर देता है, किसकी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, मीजोनेफ्रोस की। ठीक है बच्चों, फिर मीजोनेफ्रोस की क्या फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है बनना, मीजोनेफ्रो की डक्ट ट्यूब्यूल्स बनती हैं और मीजोनेफ्रो की डक्ट बनती है, मतलब मीजोनेफ्रो खुद भी बनती है और अपनी ट्यूब्यूल्स को भी बनाती है। फिर हमने कहा कि सर जैसे ही हमारे पास अराउंड 5th वीक का लास्ट आता है या 6th वीक का जो स्टार्ट वाला पोर्शन ड्यूरेशन होता है, उसमें हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज अ मेटानेफ्रो। ठीक है, अब ये जो मेटानेफ्रो स्ट्रक्चर होता है जी, इसके अंदर ये बनाता है दो स्ट्रक्चर्स। एक हमारे पास इसने क्या डिफरेंशिएट करवाना है, यूरिटेरिक बर्ड, और दूसरा इसने बनाना होता है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। मेटानेफ्रोस दो चीजें बनाता है, यूरिटेरिक बर्ड एंड मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। वो जो यूरिटेरिक बर्ड था, एक तरफ हमने कहा कि सर जो इसकी ट्यूब्यूल थी आपकी मीजोनेफ्रो की दूसरी ट्यूब्यूल को डीजनरेट हो जाती है, सिर्फ यूरिटेरिक बर्ड बनता है। अब जैसे यूरिटेरिक बर्ड बनता है ना, अब ये मजीद क्या होना शुरू हो जाता है, डिफरेंशिएट, तो आपकी जो मीजोनेफ्रो है वो पीछे से डीजनरेट हो जाती है। अब ये जो यूरिटेरिक बर्ड है ये क्या करेगा, इसके ऊपर ग्रोथ फैक्टर्स लगेंगे, इट हैज स्टार्टेड टू कन्वर्टेड इनटू द रीनल पेल्विस। पहले वो रीनल पेल्विक के अंदर कन्वर्ट होता है जो स्ट्रक्चर है, रीनल पेल्विक के ऊपर मजीद ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं, मेजर कैलस बन जाता है, फिर माइनर कैलस बन जाता है, फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स बन जाती है। अब यूरिटेरिक बर्ड का तो यही काम था कि उसने यूरिटर बनाना था और आपके कलेक्टिंग डक्ट तक तमाम स्ट्रक्चर्स बनाने थे। अब इससे जो आगे वाले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर थे जिसके अंदर डीसीटी, पीसीटी, बुमेन कैप्सूल आने थे, वो सारे की फॉर्मेशन होनी थी मेसेनकाइमा से, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा से। ठीक है, तो वो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा क्या करता है, वो भी उधर से, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पर रेसिप्रोकल इंडक्शन होती है, कुछ स्ट्रक्चर आपका मेसेनकाइमा बनाएगा, कुछ स्ट्रक्चर यूरिटेरिक बर्ड बनाएगा, दोनों एक दूसरे को इंड्यूस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपके पास कलेक्टिंग डक्ट बनी, इन्होंने क्या की, किसकी इंडक्शन स्टार्ट करवा दी, ऊपर से डीसीटी की, और डीसीटी कहाँ से बना, मैं फिर कह रहा हूँ मेसेनकाइमा से बनता है, यूवर्ल्ड का एमसीक्यू है। मेसेनकाइमा से क्या बनेगा, डीसीटी, पीसीटी एंड बुमेन कैप्सूल, ये तीन स्ट्रक्चर वहां से बन गए, और ये मतलब कि ये मिलियंस ऑफ इस तरह की नेफ्रॉन्स बनती है। मैंने आपको सिर्फ एक ही बनाई है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही बनती है, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती है। अब उसके बाद हमारे पास नेफ्रॉन भी बन गई है,
माइनर कैलस, मेजर कैलस, रीनल पेल्विक यूरेटर भी हमारे पास बन गया था। फिर सर बूम एंड कैप्स, वो रह गया था हमारे पास ग्लोमेरुलर। मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस आपके पास ब्लड आर्टरी से बनता है, और वो आर्टरी किस तरह की उनकी फॉर्मेशन होती है वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमने यही बात करनी थी कि आपके पास जो ग्लोमेरुलस टफ्ट मतलब गुच्छा होता है कैपिलरीज का, वो आपकी ब्लड वेसल से ही बनता होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास जो किडनी की फॉर्मेशन थी वो क्या होती है, वाइंड अप होती है। अब हम आपकी बुक के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपकी जो बुक की रिवीजन है वो ना रह जाए। सर एक बार यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो ये नेफ्रॉन है सर, ये पिरामिड्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगे जो जी उसका जी पार्ट जी, है? ये नेफ्रॉन में तो सर जो पैरामिड्स के अंदर ही होंगे। हाँ, देखो ना, जब तो वो कॉर्टिकल रीजन है जो बहुत सारे जब उसमें क्या नेफ्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट ना, होगा? बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो आपस में कलेक्ट होके ना, आपस में मिलके उनका अपना एक मतलब कि सेपरेट भी पैरामिड बन जाता है, तो उनका अपना एक डोम बन जाता है। और फिर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होगा सर, कॉर्टिकल किडनी का मैडम वो तो हमने मेडुलरी रीजन? एनाटॉमिकल डिवीजन होती है, दैट इज द एनाटॉमिकल अच्छा डिवीजन। अच्छा। वो तो हम इसको किडनी को डिवाइड करेंगे सर, आउटर पार्ट इज द कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज द मेडुला। और कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर आपकी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, आपका पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट्स, ये उनके अंदर यही होते हैं, बट वो हमारे पास एनाटॉमिकल डिवीजन होती है, उसको हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखें सर, ठीक है। किडनी की एम्ब्रियोलॉजी जो आपकी बुक ने लिखी है, ताकि हमें यहाँ पर भी कोई चीज भी हमारी मिस ना हो जाए। और हमें अब देखो, अब आप पढ़ोगे ना, अब आपको समझ आएगी। बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली फर्स्ट एड को खोल के बैठ जाते हैं कि शायद हमें चीजें यहाँ से समझ आए। बच्चों ऐसा नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट एड इज द रिवीजन बुक, इट्स द शॉर्ट बुक। इसके पीछे पूरी पूरी कहानियां होती हैं, और वो कहानियां पढ़ने के लिए फिर आपको डिफरेंट बुक्स देखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको सारा कुछ पता है। प्रोनेफ्रो कहाँ से आया, मीजोनेफ्रो कहाँ से आया, मेटानेफ्रो कहाँ से आया। तो काइंडली देखिएगा, आपकी एक एक बात की वेरिफिकेशन यहाँ पर होगी। सबसे पहले बच्चों अब मीजोनेफ्रोस, फिर क्या है यहाँ पर प्रोनेफ्रोस, तो फिर हमारे पास है मीजोनेफ्रोस। तो जो तीसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो कौन था मेटानेफ्रोस। काइंडली यहाँ पर देखिए मेटानेफ्रोस। ठीक है, प्रोनेफ्रोन वीक फॉर डेवलपमेंट देन डीजनरेट। ठीक है, उसने कहा डेवलप हुई फिर डीजनरेट हो जाती। फोर्थ वीक के अंदर बच्चों क्या हुआ, आपकी मीजोनेफ्रो बनती। मैंने आपको सारी बताया था ना कि प्रोनेफ्रो डीजनरेट होकर मीजोनेफ्रो बनाती है। वीक 4 ऑफ द डेवलपमेंट फंक्शन एज अ इंट्रीम किडनी। मैंने आपको बताया था कि ये प्रीमिटिव किडनी होती है, जिसका थोड़ा वो स्ट्रक्चर आपकी किडनी से मिलता जुलता होता है। कब तक ये काम करती है इंट्रीम किडनी का, या प्रीमिटिव किडनी, यहाँ पर लिखे प्रीमिटिव किडनी, जिसने आगे जाके किडनी बनानी होती है। प्रीमिटिव किडनी, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बच्चों यही जो आपकी मीजोनेफ्रॉन है यही काम करती रहती है किडनी वाला, बोथ सेक्सेस के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। मीजोनेफ्रिक डक्ट परसिस्ट इन द मेल जेनिटल सिस्टम एज द वुल्फियन डक्ट फॉर्मिंग डक्ट डेफरेंस एंड द एपिडिडिमस। मैंने आपको बताया था ना कि अगर मेल है तो मेल के अंदर जो आपकी मेटानेफ्रिक मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बनाती है। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट को बच्चों, वुल्फियन डक्ट को, वास डेफरेंस को और एपिडिडिमस को। ठीक है, एपिडिडिमस उसके टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, वास डेफरेंस हमारे पास टेस्टिस से लेकर ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड तक होती है, और वुल्फियन डक्ट है जिसने आगे आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स को बनाना होता है। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर मेल के अंदर, लेकिन फीमेल के अंदर काइंडली देखिएगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट्स डीजनरेट इन द फीमेल। ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज इस तरह पूछा गया था कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ना, ये फीमेल्स के अंदर क्या चीज बनाती है, मीजोनेफ्रिक डक्ट, तो वो फीमेल के अंदर कोई इंटरनल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं बनाती। ठीक है बच्चों, अब जैसे मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या हुई, खत्म हुई। अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी देख लो ना, ये देखो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, उसके बाद मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, ये नीचे बना हुआ, ये यूरिटेरिक बड बना हुआ, देखो ना। उसके बाद ये यूरोजेनिटल साइनस, नीचे वाला पोर्शन था। उसके बाद हमने ये देखो डीजेनरेट मीजोनेफ्रोस, देन द प्रोनेफ्रोस एंड मीजोनेफ्रोस एंड देन द मेटानेफ्रोस। ठीक है, ये तीन पार्ट्स हैं, इन्हीं को हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं मेटानेफ्रोस। परमानेंट फर्स्ट अपीयर्स इन द 5th वीक। मैंने आपको बताया था ना कि मेटानेफ्रोस 5th वीक में स्टार्ट होता है, और 5th से ये फिर ऑनवर्ड अपने आगे डिवीजन करवाएगा। मेटानेफ्रोस भाई तब तक काम करता रहता है जब तक आपकी नेफ्रोजेनेसिस कंप्लीट नहीं हो जाती। जब तक किडनी की नेफ्रॉन बनती नहीं है तब तक मेटानेफ्रिक चलो। और सारी बात हमने यही डिस्कस की थी कि कैसे मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा यूरिटेरिक बड को इंड्यूस कर रहा है, और वो इसी को इंड्यूस कर रहा है, दोनों आप डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ तक चलेगा, ये लो एमसीक्यूज, एनआरई वाले एमसीक्यूज उठा लो। ठीक है, 36 वीक तक हमारे पास नेफ्रोजेनेसिस चलती रहती है।
कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं सर? एक हमारे पास यूरिटेरिक बड था, एंड द अदर वन इज द मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। यही दो स्ट्रक्चर मैंने मेटानेफ्रो से बनाए थे। ठीक है बच्चों, यूरिटेरिक बड क्या है? ये यूरिटेरिक बड ना निकलता कहाँ से है? मेटानेफ्रिक डेरिवेटिकुलम fully canalized by the 10th week, derived from the mesonephroduct to form the ureter। ये यहाँ पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अक्सर ना मेटानेफ्रोस को ना रिलेट किया जाता है यूरिटेरिक बड को। बच्चों को लगता है कि शायद यूरिटेरिक बड निकलता भी मेटानेफ्रो से। बच्चों ऐसा नहीं है, उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ना, ये वहां से यूरिटेरिक बड निकल रहा है। जो मैंने आपको आगे डायग्राम्स के अंदर सारी चीजें बता भी चुका हूँ। मेटानेफ्रोस से यूरिटेरिक बड निकलता नहीं है, बट निकलवाता आपका मेटानेफ्रोस है। ठीक है, आगे देखो, यूरिटेरिक बड सर किसमें डिफरेंशिएट होता है? पेल्विस में, कैलिसिस में एंड द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज है। यूरिटेरिक बड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाता है? कलेक्टिंग डक्ट तक जो नीचे के तमाम डिस्टल पोर्शंस है, वो फॉर्मेशन आपकी जहां से होती है। आगे आते हैं मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा। मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, वही कह रहा है कि ये जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा है ना, ये मेटानेफ्रिक से निकलता है। यूरिटेरिक बड इंटरेक्ट्स विद दिस टिश्यू टू इंड्यूस डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस थ्रू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वही बात है ना, इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। यहाँ पर लिखना है रेसिप्रोकल इंडक्शन। रेसिप्रोकल इंडक्शन के अंदर बच्चों यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास सर सबसे पहले मेटानेफ्रिक ने बनाया आपके यूरिटेरिक बड के स्ट्रक्चर को, फिर जो यूरिटेरिक बड है वो क्या करवाता है? मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा से वो क्या बनाता है? ग्लोमेरुलस को, डीसीटी को, और आगे पीसीटी को, और बूमैन कैप्सूल को। वो तमाम स्ट्रक्चर आपके मेसेनकाइमा से बनेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं ना डीसीटी से आगे तक तमाम स्ट्रक्चर है वो इधर से आपके मेसेनकाइमा से बनेंगे। ठीक है, लास्ट पे आते हैं सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एब्रेंट इंटरेक्शन। एब्रेंट इंटरेक्शन का मतलब होता है एबनॉर्मल इंटरेक्शन। कि अगर एबनॉर्मल इंटरेक्शन हो जाए ना दोनों के अंदर, तो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। एब्रेंट इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू टिश्यू, कौन से दो टिश्यू बच्चों? यूरिटेरिक बड मेसेनकाइमा, यूरिटेरिक बड मेसेनकाइमा। अगर इनके दरमियान इंटरेक्शन सही ना हो, इंडक्शन सही से ना हो बच्चों, तो आपके पास जो किडनीज की एबनॉर्मेलिटीज हैं वो यहां से स्टार्ट होती है। अब देखो लेट्स सपोज अगर आपने ये वाले स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ी हुई, एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं पढ़ी हुई, तो आप जितनी दफा मर्जी ये पैथोलॉजी पढ़ लो। रीनल एजेंसिस हमने पढ़ा हो ना पोर्टर सीक्वेंस के अंदर, रीनल एजेंसिस। फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, ये मेडिसिन के अंदर लिखा हुआ है मल्टीसिस्टिक ना डिस्प्लास्टिक किडनी। अब नॉर्मल किडनी होती है जहाँ पर प्रॉपर ये फंक्शन नहीं कर रही होती। तो अगर अब आपको सिंपली पता है कि अगर मेरे पास रीनल एजेंसिस हो रही है, किडनी मेरे से सही से नहीं बन रही, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम्प्लीट रीनल फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट रीनल फॉर्मेशन। तो अगर किडनी की फॉर्मेशन बच्चों सही से नहीं होगी, और वो क्यों सही से नहीं है? बिकॉज देयर इज द इम्पेयर इंटरेक्शन बिटवीन द यूरिटेरिक बड एंड द मेसेनकाइमा। वो एक दूसरे को इंड्यूस नहीं कर रहे। अगर वो एक दूसरे को इंड्यूस नहीं करते तो बच्चों क्या हो सकता है? किडनी सही बनेगी नहीं। अगर बनेगी भी तो वो एबनॉर्मल बनेगी, दैट नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो अब आप हर बंदे को रीजनिंग भी बता सकते हो। कोई बंदा पूछे हाँ भाई रीनल एजेंसीज कैसे हो गया, तो आप बताओगे सर अगर हम एम्ब्रियो के लेवल तक जाए ना, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है रेसिप्रोकल इंडक्शन, जिसमें यूरिटेरिक बड इंड्यूस करता है मेरे मेसेनकाइमा को। तो वो जो हमारे पास दोनों में इंडक्शन या इंटरेक्शन हो होता है ना दोनों स्ट्रक्चर्स का, अगर वो सही से ना हो तो हमारे पास किडनी प्रॉपरली नहीं बनती। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। आगे आओ बच्चों, बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन, मैंने आपको बताया था ना किडनी स्टोन के अंदर के 3 टाइप की जो जंक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन है, एक इनके दरमियान में मिड वाली जंक्शन है जो यूरिटर के दरमियान में बनती है, और एक है लास्ट वाली, उसका नाम था वेजिको यूरिटेरिक जंक्शन है, कुछ इस तरह उसको कहते हैं, जिसके अंदर ये आपका यूरिनरी ब्लैडर वो जो यूरिटर है दोनों आपस के अंदर जंक्शन बना रहे होते हैं। ठीक है, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन है, इसके पेल्विक तो ऊपर वाली है, यूरिटेरो वेजिकल जंक्शन उसको कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्लेक्स भी जनरेट होता है बच्चों के अंदर। तो देखो काइंडली यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन, यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन बच्चों क्या है? ये देखो ना किडनी है और ये आपका यूरिटर है, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास जंक्शन बनती है। लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिटर टू कैनलाइज, इफ डज नॉट फुली कैनलाइज कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन। तो कह रहे सर ये जो मेरे पास यूरिटर है ना,
अगर यूरेटर के अंदर जो कैनलाइजेशन होनी है, कैनलाइजेशन का बच्चों क्या मतलब है, ये देखो, ये दरमियान में कैनाल बन गई है ना, ये देखो दरमियान से खाली हो गया आपका ये जो यूरेटर है। तो अगर इसकी कैनलाइजेशन प्रॉपरली ना हो और जहां पर पेल्विक और यूरेटर आपस में क्या करें, इंटरेक्शन, जंक्शन करें, तो हमारे पास क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हो सकती है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर पढ़ाया था, मेडिसिन वालों याद आया हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों होती थी? तो उसके मैंने आपको 2-3 रीजंस बताए थे कि अगर मेरे पास यहाँ पे यूरिटर पेल्विक जंक्शन सही से ना बने तो यूरिन आपका बैक शंट करेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। अगर आपके पास ये जो यूरिटर वेजिकल जंक्शन थी, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यूरिटर बैक शंट करेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। अगर आपके पास इलिक आर्टरी ऊपर से कंप्रेस कर दे आपके इस यूरिटर को, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है बच्चों, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ओवरी के अंदर ट्यूमर बन जाए, यूरिटर कंप्रेस हो सकता है। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, यूरिटर कंप्रेस हो सकता है। एडिनोमायोसिस हो जाए, एंड्रोमेट्रियोसिस हो जाए, सब के अंदर अगर यूरिटर का साइज बढ़ जाए, आपकी क्या उसको कहते हैं, यूट्रस का साइज बढ़ जाए, फ्लोपियन ट्यूब का बढ़ जाए, ओवरी स्पेसिफिकली ओवरी का, तो इनके दरमियान से फीमेल के अंदर यूरिटर जा रहा हो तो वो यूरिटर कंप्रेस होके हाइड्रोनेफ्रोसिस काज कर सकता है। और हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है, यूरिन का बैक शंट। तो एक रीजन उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन जो अभी हमने यहाँ पर बनाई है जंक्शन, अगर वो प्रॉपरली कैनलाइज ना हो, यूरिटर के दरमियान में चेक कैनाल ना बने, दरमियान से वो खाली हो स्ट्रक्चर ना बने, तो हमारे पास जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करता होता है। कैन बी यूनिलेटरल, बायलेटरल, एक साइड की तरफ भी हो सकती है, दोनों साइड की भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल काज ऑफ द प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्राई, ये लो बच्चों, उन्होंने यहाँ पर भी लिखते हैं, पुरानी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने ये लाइन ऐड कर दी है कि बच्चों के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है यूरिन अगर किडनी में बैक शंट कर जाए। तो अगर बच्चा आपके पास आ रहा है ना हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ, उसकी सुप्राप्यूबिक उसको पेन होती है, ओलिगोयूरिया होता है, यूरिन की अमाउंट कम हो जाती है, बच्चे को बड़ी सीवियर पेन होती है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं उसको, तो फिर उस बच्चे को हम सस्पेक्ट करते हैं कि यार यहाँ इस पेशेंट का जो यूरिटेरोवेजिकल जंक्शन है वो एबनॉर्मल है या यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन एबनॉर्मल है। तो मोस्ट कॉमन कौन सी है, यूरिटेरिक पेल्विक जंक्शन एबनॉर्मल है। पेशेंट किस पैथोलॉजी के साथ आ सकता है, बच्चा हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर, और उन्होंने क्या मोस्ट कॉमन है डिटेक्टेड बाय द अल्ट्रासाउंड। तो आपने उस बच्चे का क्या करवाना है, अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको उसके ऊपर हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी की नजर आएगी, और जंक्शन जहां से इस तरह आपको नर्विंग नजर आ गई, तो आपको आइडिया हो जाएगा यूरिटेरी पेल्विक जंक्शन है, इस बंदे के अंदर एबनॉर्मल है, ऑब्स्ट्रक्शन काज करी है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस, और आपको पता है हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से किडनी फेलियर हो जाती है। ठीक है, तो पेशेंट किडनी फेलियर की सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता था। तो ये था बच्चों आपकी रीनल फॉर्मेशन, किडनी की फॉर्मेशन। आई होप सो आपको साथ पैथोलॉजी भी हमने थोड़ी सी रिलेट करवाई है, वो भी समझ आ गया होगी। प्रोनेफ्रो, मेसोनेफ्रो, मेटानेफ्रिक, यूरिटेरिक बर्ड, मेसेनकाइमा, वो सारी इंशाल्लाह को समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह जो इसकी पैथोलॉजी है वो हम कल वाले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर 5 to 10 minutes। अल्लाह हाफिज।